सबसे पहले बात ओबीसी बिल की। ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन बिल के समर्थन में सदन में मौजूद 285 सदस्यों ने वोट डाले, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। आज जब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ये बिल संविधान संशोधन बिल है। इसका संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। हालांकि राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा चल रहा, लेकिन उम्मीद की जा रही जैसे इस बिल के लिए हंगामा लोकसभा में थम गया था और चर्चा हुई, उसी तरह से राज्यसभा में इस बिल के आने पर चर्चा हो सकती है और विपक्ष का रवैया देखकर यह कहा जा सकता है कि इसके पास होने में कोई अड़चन नहीं आएगी। और अब आपको बताते हैं आखिर संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा और इस बिल के पास होने का मतलब क्या है। इस बिल के पास होने के बाद राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा, जिसके बाद देश में 671 जातियों को फायदा होगा। अब तक देश में राज्यों को आरक्षण देने का अधिकार तो था, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार केंद्र के पास ही है। इसके बाद केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई और अब यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज इसे राज्यसभा में लाया जा सकता है। कांग्रेस ने संविधान संशोधन बिल पास करवाने के में साथ तो दिया, लेकिन ये साथ आधे अधूरे मन से दिया। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो सरकार का जवाब भी आ गया। संविधान संशोधन करने की ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? 2018 साल में अपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे इस सदन में। हाँ, ओबीसी की कमीशन आपने बनाया। ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया? सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों हैं, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का आपने हनन कर लिया। आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं। आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते। आप क्यों डर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या? तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है। और आपका दिल उन 20% के लिए धड़कता है जिसके लिए आपने 50% तहफ्फुज़ रिजर्वेशन दी है। यह आपकी हकीकत है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से समाज के गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर हम देश में जो दूर दूरस्थ क्षेत्र में जो छोटा समाज है, जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, उसको बनाने की जो अधिकार है वो हम राज्यों को देने के लिए सरकार की इंटेंशन को पूरा करने के लिए आए हैं। ये बिल भारत के हमारे संविधान निर्माताओं की जो मूल लक्ष्य और जो भावना का विषय है कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबरी के आधार पर मिले, ये बिल उसको पूरा करने के लिए होगा। और मैं सदन के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम एकमत होकर के इसको पूरा करें, ताकि राज्य और केंद्र अपने यहाँ जो छोटे छोटे समाज है उनके साथ न्याय करके उनको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। यूपी में 40% ओबीसी हैं और ये माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले संविधान संशोधन करके राज्यों को लिस्ट बनाने का अधिकार देने का बिल पास करवाकर एनडीए सरकार ने ट्रम्प कार्ड खेला है। यही वजह है अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल विस्टा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है हमें, सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? मान्यवर,
आप बहुत लंबे समय तक शासन सत्ता में रहे। हर राज्यों में जानवरों तक की गिनती हुई कि किस राज्य में, किस जिले में कितने जानवर हैं, किसकी बहुतायत संख्या है, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। ये आपके राज्य में हुआ, जो आपने कहा, आपने सबको हिस्सा देने की बात की, सबके अधिकारों की बात की। माननीय 2011 में सरकार आपकी थी, जनगणना आपने करवाया था, उस वक्त उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? कौन सा हक और अधिकार आप दिलाने की बात कर रहे हैं? आज हक और अधिकार यदि किसी की सरकार में मिल रहा है, किसी के नेतृत्व में मिल रहा है, तो वह मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा बिल था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सभी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है। और हमारा पहले दिन से मानना है कि जो ओबीसीज के हक के लिए बिल लाया गया है, उसका हमने समर्थन किया है। ओबीसी लिस्ट का अधिकार देने के मामले में शिवसेना ने संशोधन बिल पेश किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। शिवसेना चाहती थी राज्यों को आरक्षण की लिमिट 50% से ज्यादा करने का अधिकार मिले। संशोधन खारिज हुआ तो शिवसेना बिफर गई, लेकिन एनसीपी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी, अजीत पवार जी और अशोक चौहान जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट किया था। आपने वो मान लिया, उसके लिए आपकी सबकी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं आभारी हूँ। और 50% का जो दिक्कत है वो आप सबको पता है, इंदिरा साहनी जजमेंट वाली, तो आप उसमें भी अगर जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले ले और हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ अगर खड़े रहे तो ये मामला जल्द से जल्द खत्म होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से रहेगी। नहीं होगा, 100% नहीं होगा। इनके मन में अगर सही में आरक्षण देना होगा, इनको राजनीति करनी है। इनके मन में अगर वो पिछड़े वर्ग को, महाराष्ट्र में मराठा समाज है, धनगर समाज है, ये कितने सालों से मांग कर रहे हैं, उनको अगर देना होता तो आज इस तरह से पेश नहीं आते। पर कई हमारे महाराष्ट्र में अगर जो पहली ओबीसी आयोग जो बनाई गई है वो देवेंद्र साहब के ही कार्यकाल में हमारे वहाँ पर ऐसे मंत्रालय स्पेशल बनाया गया, वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार। तो मुझे लगता है आज जिस तरीके से ओबीसी पे जो मतदान हुआ, अंदर एक मत होके लोग सब सपोर्ट में आए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निर्णय अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ये सरकार ने जाहिर किया और सभी ने बहुत अच्छे दिल से स्वागत किया। पर कई लोग ना यहाँ ना वहाँ बोलते हैं, हमारे मराठी में मन है कि पोटात काय यानी होटात काय, इस तरीके की शिवसेना राजनीति करती है। करना क्या और नहीं करना है, उन्होंने बताया कि सोने की थाली सजा के सरकार ने रखी, पर उस थाली में कुछ नहीं है। जो सोने की थाली में 32 वर्ष ये बीजेपी के साथ बैठ के वही थाली में खाते थे, आज इनको थाली कैसे सडनली खाली लगने लगी। तो मुझे लगता है वो सोने की थाली देख के फिर अट्रैक्ट होंगे और फिर महाराष्ट्र में एक साथ फिर बीजेपी के साथ आएंगे। पिछड़े वोट पर बीजेपी का दावा हवा हवाई नहीं है। 2017 के यूपी चुनाव में भी बीजेपी ही ओबीसी समुदाय के लिए पार्टी नंबर 1 थी। 2017 में 100 में से करीब 58% ओबीसी वोट बीजेपी को मिले। अखिलेश और राहुल गांधी यूपी के 2 लड़के बनकर चुनाव लड़े थे, फिर भी सिर्फ 18% ओबीसी वोट ही सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिले। मायावती को सिर्फ 11% ओबीसी वोट मिले, बाकी 13% ओबीसी वोट हमेशा की तरह छोटे दलों और निर्दलियों के खाते में गए। आपको ओबीसी का पूरा गणित समझाते हैं। यूपी में यादव 10% हैं, निषाद केवट मल्ला 7% हैं, कुर्मी पटेल 5% हैं। हालांकि 17 जिलों में ये 15 से अधिक हैं। कुशवाहा सैनी 5% हैं, 13 जिलों में 10% से अधिक हैं। इसके अलावा मौर्य 4%, लोध 3% और अन्य 6% हैं। अब जरा बीजेपी की प्लानिंग को भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी के 42 से 45% ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें 10% यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं और बीजेपी के लिए यही 10% वोट चैलेंज है। और अगर बीजेपी इसमें सेंध लगाने में कामयाब होती है तो उसे चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। करीब 29 से 32% वोट गैर यादव ओबीसी हैं, जिनमें सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य और कुर्मी संख्या बल के हिसाब से आगे हैं, जिनकी हिस्सेदारी करीब 15% है। बीजेपी मानती है कि 2017 में ये सभी बीजेपी के साथ थे, तो 2022 में भी बीजेपी के साथ होंगे।